बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है चार्ज के बारे में। कल पूरी डिटेलिंग कर ली थी, क्लियर है ना सबको। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागता है, पास आता है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने सामने आ गए, दुश्मनी होगी भाई। समान होगा तो दुश्मनी, और अगर अपोजिट होगा तो दोस्ती। क्लियर है ये बात। अगर एक प्लस है और ये निगेटिव है, ये माइनस है, तो तब पास आएंगे। अच्छा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो पास आएंगे। अरे प्लस प्लस दूर तो माइनस माइनस पास, दूर जाएंगे। वेरी गुड, दूर ही जाएंगे। कभी ये भूल कर भी मत। दुनिया का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश है ना, जो किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वो दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, इसी को तो चार्ज कहा था आपने, याद है सबको? इसी को चार्ज के नाम से जाना गया था। आइए बात करते हैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा और चार्ज की प्रॉपर्टीज को लेकर के कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बट उससे पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर को, क्योंकि कल आपने क्या सीखा था? मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। उसमें 3 विधि सीखी थी ना, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन, है कि नहीं? इंडक्शन कंडक्शन में कंडक्टर काम आता था, चालक, और फ्रिक्शन में, घर्षण में आचालक, इंसुलेटर काम आता था। याद है सबको? तो इसका मतलब है मुझे समझना है कि ये सर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। आप सबने 9, 10, 11 में सीखा है। कंडक्टर वो होता है जिसमें हीट, ऊष्मा और धारा, विद्युत धारा, करंट इजिली फ्लो हो जाती है। हो जाती है? नहीं होती है क्या? वही तो है कंडक्टर। अच्छा, बस में कंडक्टर क्या काम करता है? बस को चलाने का ना, चलो चलो चलो, यहाँ नहीं रुकना, चले रहो चले रहो, यही तो काम करता है कि नहीं है? तो बस कंडक्टर यही काम करता है। कंडक्टर का मतलब चलाने का काम। इंडक्शन भी चलाने का ही जैसा काम करती है, लेकिन वो प्रेरित होकर के। देखा कि सामने वाला अपनी बस चला दिया, मैं भी अपनी बस चला दूं उसको देख करके। अब फ्रिक्शन, दोनों में आपस में टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट इज द फ्रिक्शन, ठीक है? तो वो करते हैं, इंसुलेटर के लिए काम आता है। सबसे पहले कंडक्टर क्या है ना? टाइप्स ऑफ मटेरियल। हर कई जगह ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ मटेरियल कई जगह पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल में टाइप्स ऑफ मैटर जानते हैं। फिर केमिस्ट्री में कितना पढ़ाते हो? 3 ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, है ना, जो भी कह दीजिए। तो सबसे पहला हमारे पास बेटा होगा वस्तु के प्रकार। तो हम लोग करेंगे कंडक्टर, चालक। क्या चीज है ये? चालक। चालक किसे कहते हैं भाई? कंडक्टर किसे कहा जाएगा? चालक। जिसमें विद्युत धारा, ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वही तो है चालक। नर्सरी के जो डेफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, सुनिए ध्यान से, चालक क्या है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, ये वाली सबको यही याद रहती है। क्या? जिसमें करंट, जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाए, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, है ना? चार्ज कैन इजिली फ्लो, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चार्ज कैन इजिली फ्लो, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे चालक कहते हैं। ठीक है? जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आप जो चीज सीखना है वो सीखिए। अच्छा, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? सीखा था ना कल आपने। ग्राउंड स्टेट पर जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, और इस वजह से नेट चार्ज 0 होता है, फिर वो न्यूट्रल कहा जाता है। तो कंडक्टर जिसमें चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने कोई चालक ले लिया है बेटा, ठीक है? कोई कंडक्टर ले लिया है। अब अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो ये आवेश जाएगा कहां? सवाल है ना। अगर इसको मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज जाएगा कहां? तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, नंबर 1, इस चालक के लिए, इस कंडक्टर के लिए, कि इसको जो भी आवेश दोगे, सबसे पहला तो ये ध्यान ले लीजिए कि इसका अंदर का जो नेट चार्ज है ना, वो हमेशा कितना रहने वाला है? 0। क्यों नेट हमेशा 0 रहने वाला है? क्योंकि आप अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। कंडक्टर के अंदर आप कुछ भी कर नहीं, चालक के अंदर आप आगे सब सीखोगे क्यों ऐसा है। लेकिन अभी केवल इतना याद रखते हुए चलना है कि कंडक्टर के अंदर आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। यानी इसके अंदर नेट चार्ज हमेशा और हमेशा कितना रहने वाला है? 0। बात समझ आई ना? नेट चार्ज हमेशा कितना रहने वाला है? जब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है तो तार के अंदर फ्लो करता है, तार के सरफेस पर, तार के सरफेस पर। तभी तो आप बाहर से टच करते हैं तो आपको उठा के फेंकता है। अंदर फ्लो कर रहा होता तो आप सेफ ना रहते। ये अच्छा, ये तुम अंदर कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर प्लास्टिक के अंदर जो है उसमें, बेटा मैं तार, जब मैंने वायर बात करी ना, तो मैं अंदर के कॉपर की ही बात कर रहा हूं। मैं इस जो ये लेयर लगी है ना ब्लू कलर की, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई, ये तार है, ये कॉपर है, इसके ऊपर वो लेयर नहीं चढ़ी है एक, मैं उस लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कॉपर की बात कर रहा हूं। ये कॉपर कंडक्टर है कि इंसुलेटर? चालक या चालक? अरे झटका मशीन वाला तार देखे हो ना, उसमें तार क्या करंट अंदर बहती है?
बाहर ही तो बहती है, तभी तो कोई टच करता है दूर भागता है। तब फिर तो अगर इसको कोई भी चार्ज, सबसे पहला क्यू इनसाइड कितना रहता है इसके अंदर, इसके अंदर का आवेश कितना होता है, हमेशा 0 होता है। नेट लिख देता हूं, क्यू इनसाइड सिग्मा, क्यू इनसाइड हमेशा क्या रहता है 0। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। दूसरी बात, अगर इसको आवेश दिया भी तो जाएगा कहां, केवल इसके सरफेस पर रह जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर तो 0 है, तो बचा कहां, बाहर ही तो बचा, सरफेस पर ही बचा, तो सारा आवेश कहां फैल जाएगा। इसको दिया गया आवेश है ना, गिवन चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस, एक समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है। अतिरिक्त दिया गया आवेश, जो आवेश देते हैं, अगर इसको आवेश दिया जाए है ना, गिवन चार्ज दिया गया आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। ये याद रखने वाली बात है ना। द गिवन चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस पर फैल जाता है। ये है चालक। चालक के बारे में दोनों चीजें याद रखनी है, वो छोटी छोटी कक्षाओं की डेफिनेशंस, मैं उसकी बात नहीं करूंगा सर, जिसमें धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ये सब मत बताना मुझे। चालक मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताइएगा कि सर चालक के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, और चालक को दिया गया आवेश, अंदर नहीं जाता, सरफेस पर ही रह जाता है। ये बात समझ में आई। अगर उसको चार्ज देंगे तो कहां रहेगा, उसके सरफेस पर ही रह जाता है। ये हो गया कंडक्टर, चालक है ना। गिवन चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस, ये हो गया आपका पहला चीज। आइए सेकंड थिंग देखते हैं, दूसरा कंडक्टर के बाद और क्या सीखना है आपको, इंसुलेटर। बट बिफोर नोइंग इंसुलेटर वी शुड डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। कोई आप बताइए चालक का एग्जांपल बताइए। हाँ तुम लोग बताओ बेटा, कंडक्टर का एग्जांपल। अरे बेटा कंडक्टर का एग्जांपल, तुम लोग कहां से आ गए, ये तुमको एल्यूमिनियम दिख रहा है क्या, हाँ इसमें करंट दौड़ रहा है। अभी मैंने कॉपर की बात करी थी, कॉपर में करंट नहीं दौड़ता है, आवेश नहीं दौड़ता है। तो फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, ये सब कंडक्टर है भाई। तुम्हारे घरों में जो पैन है, तवा वो लोहे का ही तो है, तभी तो उसमें हीट फैलती है, रोटी बन जाती है। दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। यूज योर हेड ब्रेन, डोंट यूज योर नी ब्रेन, घुटने वाली बुद्धि इस्तेमाल नहीं करिएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए मेटल, धातुएं, लेकिन प्लम्बम नहीं होता। पीबी, सीसा भी धातु है। पीबी जानते हो ना, प्लम्बम सुना है कभी, गैलेना लेड। हाँ बेटा, ऐसा तो नहीं मैं मार्स ग्रह का कोई एलिमेंट लेकर के आया हूँ भाई, अर्थ पर ही पाया जाता है। सीसा मुंह देख के आए होंगे सब लोग, वही चीज है। प्लम्बम फिलहाल कंडक्टर नहीं होता। फिलहाल आप क्या लिखिएगा, कॉपर लिख सकते हैं, है कि नहीं है, और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब कंडक्टर है बेटा। बेस्ट कंडक्टर कौन है जानते हो, दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक, शायद आपने 10th में सीखा होगा, सिल्वर। सोना भी होता है लेकिन सोना कम होता है। सबसे पहले कौन होता है, चांदी, फिर आता है कॉपर वगैरह। कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों कॉपर ही यूज करा जाता है तारों में, चांदी तो सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो चांदी महंगा है और कॉपर सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तारों में दौड़ाया जाता है। ये बता देना, सस्ता महंगा बिजनेसमैन बन जाना उस दिन। आइए बात करते हैं किसके बारे में बेटा, सेकंड टॉपिक कौन है, इंसुलेटर। खत्म हो गया कंडक्टर, अब कुछ जानना ही नहीं रहेगा। इंसुलेटर किसे कहते हैं बेटा, आचालक। उसका नाम है चालक और इसका नाम है आचालक। चलने ही नहीं देगा, नाम से ही पता चल गया। चलने देगा कि नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा, आचालक है ये। और इसलिए अगर मान लो ये आचालक है, इंसुलेटर है बेटा, तो इसको जो भी चार्ज दोगे, पहली बात तो ये, इसमें आवेश कहीं भी रह सकता है, एनीवेयर, जहां रख दोगे वहां जला जाएगा। जहां रख दोगे, अंदर कोई कैविटी बना दिया, जगह बना दी, वहां चार्ज पहुंच जाएगा। जहां भी आवेश रखना चाहोगे, आवेश वहां हो सकता है। चार्ज कैन प्रेजेंट एनीवेयर, आवेश कहीं भी विद्यमान हो सकता है। तो सबसे पहला, आवेश कहीं भी हो सकता है, आवेश कहीं भी हो सकता है, चार्ज कैन प्रेजेंट एनीवेयर। सेकंड बात, अगर मैं इसको आवेश दूं, अगर मैं इसको चार्ज दूं तो क्या हाल होगा इसका, चलेगा या रुका रहेगा, चलने देगा या रोक देगा, बताओ, सोच के बताओ। हाँ इंसुलेटर है बेटा, औ का इंसुलेटर है, करंट को चलने देता है, अपने से आवेश को जाने देता है या नहीं जाने देता,
नहीं जाने देता ना। फिर से मैं जब ये भी मैंने शॉक वेव मशीन की बात करी थी, झटका मशीन इस समय गाँव में बहुत लग रही है, तो उसमें एक चीज और भी वाइट दिया जाता है, इंसुलेटर नाम ही है। गांव वाले छोटे छोटे लोग सब जानते हैं, उसका नाम इंसुलेटर है। वाइट होता नहीं है एक, तो वायर तो कंडक्टर है जिसमें चार्ज दौड़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो क्लैंप वगैरह में, खंभा वगैरह में लगाया जाता है, वो क्या लगाया जाता है? प्लास्टिक का इंसुलेटर, जो करंट को फ्लो नहीं तो सारा करंट जमीन में उतर जाएगा। सारा करंट कहाँ उतर जाएगा? लगा किया चार्ज, बैटरी खत्म हो गया तुरंत, और तुम फिर सुबह आओगे देखने तो फिर पूरी खेती साफ है। इसलिए सावधान रहिए। इसीलिए किसका यूज कर लिया जाना चाहिए? ऐसे देखो, तार दौड़ा रहे हो, करंट दौड़ा रहे हैं तो ये यूज कर लिया, लेकिन करंट लीक ना होने पाए तो ये यूज कर लिया। इस समय वायर के ऊपर जो ये लेयर लपेटी गई है, ये लेयर क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर? तभी तो जब मैं इसको टच कर रहा हूं तो ये मुझे उठा के नहीं फेंक पा रहा है ना। एक इंसान को रखना चाहिए कैमरा मेरा घुमाने के लिए, ताकि उसको दिखे कि सर वहां तक गए थे। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग गरीब हो, आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है आप लोग ये नहीं देख सकते, ऑफलाइन वाले ये सब देख पा रहे हैं। आइए, आवेश कहीं भी हो सकता है यही तो ऑफलाइन का फायदा है, नहीं ऑफलाइन का फायदा है कि नहीं है? टीचर समोसा मंगाए तो बच्चे खा सकते हैं। खाओगे तुम लोग? पैसा जमा करो 10-10 रुपया। आवेश कहीं भी हो सकता है। दूसरा, अगर मैंने इसको चार्ज दिया, अगर इसको चार्ज, मान लो हमने मन किया कि लाओ सर इसको चार्ज दें, तो क्या होगा? इसमें क्या हुआ था? क्या पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो गया था, फैल गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था? इसमें ऐसा चलने ही नहीं देगा। जहां दे दिया ऐसे चुपचाप ऐसे रख दिया तो रखा रहेगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो कोई गड्ढा बना हुआ ऐसे, और ऐसे रख दिया तो उसमें ऐसे ही रखा रह जाएगा, चार्ज इधर उधर चलता फिरता नहीं है। तो अगर जो भी दिया गया आवेश वहीं रहता है, फैलता नहीं है, रिकॉर्ड है। तो जो गिवन चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है सरफेस पर, जहां रख दोगे वही रखा रह जाएगा। द गिवन चार्ज डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस। कहीं भी अगर आपने 10 कूलम का आवेश दे दिया तो वहीं आराम से ऐसे बैठ जाएगा जगह बना करके। लेकिन अगर कंडक्टर को दे दिया तो क्या होगा? कंडक्टर को दे दिया, वही 10 कूलम कंडक्टर को दे दिया तो केवल वही नहीं मिलेगा, पूरा ओवरऑल आप ऐड करेंगे तब वो 10 कूलम आएगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में अगर रख दिया वहां पर ना, तो वहां पर उतना चार्ज ऐसे जमा रहेगा। ये फायदा है, मतलब डिफरेंस है किसके बीच में? कंडक्टर और इंसुलेटर का। इसके लिए एग्जाम्पल आप भर के दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? लकड़ी, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आया। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वुड हो गया। और क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है, बहुत अच्छा बेटा। और क्या हो सकता है? मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु। नॉन मेटल, अधातुएं, इसमें मेटल आता है और इसमें नॉन मेटल। तो जो भी नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन में 2 होते हैं बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट तो आप याद रखिएगा, डायमंड। ग्रेफाइट कंडक्टर है, ग्रेफाइट यहां लिखवा देता हूं, ठीक है। ग्रेफाइट भले अधातु है बेटा, भले ये नॉन मेटल है, लेकिन ये कंडक्टर है। ग्रेफाइट में आप घर पे जाकर के एक्टिविटी कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं कैसे करना है। आइए, सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, आवेश है ना, आवेश के गुण, कि आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आवेश के, क्या क्या फॉलो करता है वो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के लक्षण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। अच्छा, जैसे अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, फिर आप लोग बताइएगा, हो सकता है आप खुद ही डिकोड कर दे उस प्रॉपर्टी का नाम। जैसे मान लो ये कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पे यहाँ +2 कूलम है, -3 कूलम है, +6 कूलम है और -4 कूलम, -4 कूलम का चार्ज है। अब इतने, इस बॉडी पर इतने चार्ज रखे गए हैं। मैं आपसे पूछूं, बताइए इस पर कुल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज। तो आप लोग क्या बताएंगे? 2 3 5 5 6 11 11 4 15, क्या 15 कूलम आ रहा है आंसर? नेट चार्ज कितना आएगा? हाँ, आप लोग सोचिए, बताओ जल्दी बोलो। मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन आएगा 3 दूनी 6, 6 छके
6 6 24, 24 दूना 48, 144 कूलाम। अरे सबका मल्टीप्लाई किया है। 6 4 10 3 13 2 15 कूलाम प्लस का, 15 कूलाम माइनस का और प्लस 1 कूलाम। ए बी सी डी। अनीता, बसंती, चंपा, डाली। जल्दी बताइए। डाली अगर गलत हो गई तो क्या करोगे? हाँ? ये बेटा पागल, ये गलत है। और 6 2 8 4 3 7 ये गलत है, ये सही है, यही सही है। ठीक है, आइए देखिए कैसे आता है। +2 किया, फिर प्लस -3 किया, फिर +6 किया, फिर +-4 किया। +2 प्लस माइनस माइनस +6 प्लस माइनस माइनस 2 6 8 +8 4 3 7 8 - 7 +1 कूलाम। +1 कूलाम का चार्ज आएगा। और ये कैसे किया आपने? जब आवेश आपने जोड़ा तो बिना साइन के जोड़ा या साइन के साथ जोड़ा? चिन्ह के साथ जोड़ा। इस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव। चार्ज इज स्केलर, अदिश है। कैसा है? अदिश है। अब द्रव्यमान कैसा राशि है? मास अदिश है, वो भी तो अदिश है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है कि नहीं है? 1 kg रखा, उसी पर 2 kg रख दिया तो टोटल हो गया 3 kg। डायरेक्ट जोड़ा कि नहीं जोड़ा? क्या इसको भी डायरेक्ट जोड़ रहे हो? लेकिन डायरेक्ट जोड़ने में एक कंडीशन है कि आप किसके साथ जोड़िए? साइन। चार्ज इज स्केलर, बात तो सही है, बट स्केलर एंड एडिटिव। एडिटिव का मतलब योगात्मक, ऐड करना, जोड़ना। एडिटिव का मतलब क्या होता है? योगात्मक। और एडिटिव का मतलब क्या होता है? आवेश जुड़ेगा चिन्ह के साथ। चार्ज कैसे जुड़ेगा? एडिटिव का मतलब होता है चार्ज जुड़ेगा साइन के साथ। ये पहली प्रॉपर्टी आपने सीख लिया है एक एक्टिविटी के माध्यम से। चार्ज जुड़ेगा साइन के साथ, चिन्ह के साथ जुड़ेगा बेटा, है ना? तो चिन्ह ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप नेट चार्ज कैलकुलेट करिएगा। चलो एक सवाल कर दीजिए। +6 कूलाम -6 कूलाम, बोलो नेट चार्ज 0। चिन्ह के साथ जोड़ा, 6 6 36 और 6 6 12 ना कर देना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है बेटा, तुम लोग बहुत तेज हो, है ना? कोई भरोसा थोड़ी आप लोगों का। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? आसान है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है आवेश अदिश है और योगात्मक है। आवेश कैसा है? अदिश और योगात्मक होता है। चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव। मतलब इसका क्या है? स्केलर का मतलब सब लोग जानते हो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। दूसरी बात इसमें क्या बता दिया जाएगा कि ये कैसे जुड़ेगा? साइन के साथ, चिन्ह के साथ जुड़ेगा। विदाउट साइन आप इसको मत जोड़ लीजिएगा, कैसे डायरेक्ट आंख बंद करो, ऐसा भूल जाओ और लिख के जोड़ दो, कहते सर 15 आ गया। ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पहली बात? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी बात करता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, मिटा देंगे। अच्छा, हाँ ये तो तुम लोग को आता है बेटा। सेकंड, ये ज़्यादा तेज तो नहीं बता रहा मैं? हाँ, लिमिट में हूँ ना मैं? हाँ ठीक, बताते रहना। अगर एक्सीलेटर पे पैर पड़ जाएगा तो आप लोग रोक लीजिएगा मुझे। चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव। चार्ज जुड़ेगा साइन के साथ। दूसरा एक और फिर एक्टिविटी करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि हाँ ये हम कैसे बता पाए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। ये +2 कूलाम है, -3 कूलाम है, +5 कूलाम है, +-1 कूलाम है। क्लियर है? मैंने इसको 2-3 थप्पड़ मारा और इधर कर दिया। अब इसके पास इधर हो गया 7 कूलाम, इधर हो गया 5 कूलाम माइनस, इधर हो गया 6 कूलाम, और ये हो गया, ये छूट गया 1 2 3 4, ये छूट गया। बताओ यहाँ कितना चार्ज आएगा? कैसे बताओगे? कुछ मैंने किया, कोई इसके साथ भूकंप वगैरह आया, कुछ पता नहीं क्या हो गया, ये सब इधर का उधर हो गया। अब आप बताइए इधर कितना चार्ज आया? यहाँ पर, इस जगह पर x है। बताइए x की वैल्यू कैसे बताओगे? क्या दिमाग लग रहा है? कैसे बता सकते हैं? जल्दी सोचो। इस x कूलाम पर कितना आएगा? इधर देखो, आप कैसे करेंगे? इधर का नेट चार्ज निकालो, कितना होगा? +2 -3 +5 -1 है कि नहीं है? 2 5 7 +7 3 1 4 -4 कितना हो गया? +3। उतना ही इधर भी तो रहेगा शायद। तो इधर कितना रहेगा? +7 -5 +6 +x कितना हो जाएगा?
7 6 13 माइनस 5 प्लस एक्स, 13 माइनस 5 कितना, 13 माइनस 5, अरे 13 में से 5 गया, 8 प्लस एक्स, क्या ये 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा ना, तो 3 माइनस 8 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा, प्लस 5 माइनस 5, माइनस 5 कूलम, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 5 कूलम। आसानी से लग गया। ये क्यों कर पाया मैं, ये कब हुआ, ये इसलिए हो पाया, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका नेट चार्ज, ध्यान से देखो, इसका नेट चार्ज और इसका भी नेट चार्ज क्या आपस में बराबर रखा गया है कि नहीं? ये अकेला सिस्टम है, दो सिस्टम है, दो है, अच्छा दो जगह दिख रहा है तो दो बता रहे बेटा, एक है तो था, इसी को मारा पीटा था तो इधर आ गया, वही तो है, ये शुरू में है, ये बाद में है, एक ही तो है, अकेला ही तो सिस्टम है, अकेला ही तो है, क्या किसी दो तीन साथ में है, अकेला ही तो है, इसे बोला जाता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे बोलते हैं विलगित निकाय, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अकेला रहने वाला, उसे बोला जाता है आइसोलेटेड। जब कोरोना चल रहा था तो समय आइसोलेशन हो रहा था, कह रहे थे इनको आइसोलेट किया गया है, सुना था कभी, नहीं सुना था, आप लोग क्या जानो, तो ये होता है आइसोलेटेड विलगित निकाय। इसका जो नेट चार्ज है, इसका जो वो वही रहता है या बदल जाता है, नेट चार्ज, नेट चार्ज, इसका नेट चार्ज इक्वल टू इसका नेट चार्ज, वो बदलता, यानी नेट चार्ज इज कंजर्व, कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। वैसे ही हम लोगों ने किसका संरक्षण सीख लिया आज, आवेश का संरक्षण, लेकिन आवेश संरक्षित नहीं रहता बल्कि नेट आवेश संरक्षित रहता है, नेट चार्ज। क्या लिखेंगे सर, नेट चार्ज इज कंजर्व, नेट चार्ज इज कंजर्व, ऐसा ना लिख करके मैं ऐसे लिखता हूं जैसे एनसीईआरटी लिखती है, चार्ज इज कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है, चार्ज इज कंजर्व, मतलब इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है ना। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ये हो गया चार्जिंग। लेकिन आप आवेश संरक्षित रहता है ऐसा नहीं बोलेंगे, आप लोग हमेशा क्या बोलेंगे, कुल आवेश। देखो मैंने आगे नेट लिखा है नहीं लिखा है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, कुल आवेश। ये थोड़ी है, आपके सामने खुद ही देख लो, आवेश संरक्षित है क्या, इस जगह पर शुरू में कितना था, तो क्या यहां भी +2 है, यहां तो +7 हो गया, लेकिन ओवरऑल देख, ओवरऑल कितना था, इधर जितना था उतना ही इधर भी था, ये बात समझे ना। तो किसी विलगित निकाय का, अकेले रहने वाले निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आया, जिसका किसी से लेना देना, अकेले रहने वाला हो, जो अकेले रहता हो, जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो, उसे बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, वो हो गया विलगित निकाय। और आपके सामने एक एक्टिविटी रखी हुई है, इससे हमें पता लग गया कि वहां पर कितना चार्ज आता है। ये समझ में आया प्रॉपर्टी। अगर कोई कहे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो गलत है, उत्पन्न भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। चार्ज कैन प्रोड्यूस, बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग छोड़िए, और नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को कि कैसे चार्ज नष्ट होता है, देखोगे, मैं दिखाऊं क्या, देख लो। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव। किसी अभिक्रिया में ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अभी उस अभिक्रिया का नाम बताऊंगा मैं। और अभिक्रिया के बाद क्या होता है, दोनों आपस में मिलते, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है और इधर से कौन आ रहा है, एक पॉजिट्रॉन। नाम लिख दूं क्या, पॉजिट्रॉन, और ऊपर क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन और इधर से आ रहा है, दोनों आपस में मिले, क्या इस पे ऊपर चार्ज है नहीं है, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है नहीं है। और जब ये दोनों मिले तो मिलने के बाद बन गया बेटा गामा, जिसे आप फोटॉन कहेंगे आगे चल करके, क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे, गामा, है ना, फोटॉन कहेंगे। और इसका चार्ज 0 होता है और इसका भी चार्ज क्या होता है, लो, गायब हो गया। अभी इसके ऊपर चार्ज था लेकिन इधर चार्ज नहीं है, क्योंकि फोटॉन गामा है, वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और इधर भी देखो चार्ज था और इधर क्या हो गया, गायब हो गया। तो आवेश खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, इसे बोला जाता है युग्म विनाश, पेयर एनिहिलेशन के नाम से जाना जाता है।
युग्म विनाश के नाम से, और इसमें देखो आवेश नष्ट हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो आप, इसका शुरू में कितना निगेटिव है इसके ऊपर, 1 नेगेटिव, और कितना पॉजिटिव है इसके ऊपर, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, टोटल कितना हो गया, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना हो गया, 0। क्या नेट चार्ज वही है? तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। और आवेश तो उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। आपके सामने देखो ये वाला आवेश नष्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज आपको सीखना था, द्रव्यमान संरक्षण, और ये हो गया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, दोनों समझ में आई है। दोनों में क्या क्या समझ में आया भाई, कि सबसे पहला आवेश जुड़ेगा साइन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने इधर लिख रखा है। आवेश किसके साथ जुड़ेगा, पहली बात याद रखना है। दूसरा, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होने का मतलब किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। बाकी वो लाइन जो आप लोगों ने कभी ना कभी याद करी होगी, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया था आपने, है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, तभी तो आपके ऊपर चार्ज आया था, बताया था कि चार्ज आ गया। अगला एक और एक्टिविटी के साथ एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर से सीखिए, आप लोग बताइएगा, तभी तो आप लोग खुद ही प्रॉपर्टी को डिकोड करोगे। अच्छा आप लोग बताओ, जो पाउच आता है, कोई कोई चीज का पाउच, उसको और आप क्या कहते हैं, पाउच को और क्या कहते हैं? पाउच छोटी चीज को कहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, पैकेट। क्या कहते हो, फिजिक्स में पैकेट नहीं कहा जाता। अच्छा पैकेट फिक्स रहती है, काट पीट के भी दे देते हैं। मान लो तुम्हारे पास 3 ही रुपया है, तो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तुम्हें आधा काट के दे देंगे, पूरा ही तो देंगे। 3 रुपये की पेंसिल है, 10 रुपये की पेंसिल है मान लो, तो आप 5 रुपया लेकर के गए हो, तो क्या आधी तोड़ के दे देंगे, ले जाओ, पूरा देंगे नहीं देंगे? मोबाइल लाने गया मैं, 1 लाख का था, ये 1 लाख के मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, किसे क्या पता है? तो मेरे पास 50,000 था, तो इसका मतलब वो तोड़ के आधी दे देगा, आधी बाद में ले जाना। क्या पूरा देगा? कोई भी चीज किस अमाउंट में रहती है, फिक्स अमाउंट में रहती है ना, एक निश्चित मात्रा में रहती है, ये एक फिक्स अमाउंट में है, पूरा आएगा, एक साथ आएगा, अकेले मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आधा इधर आधा उधर। ये बात समझ में आ रही ना? तो वही चीज हमें सीखना है कि देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये बगल ऑब्जेक्ट दूसरा है, ए है और बी है, दो ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट से क्या यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, सोच के बताओ। इस ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है? अभी ये भी सोचोगे तुम लोग, कितना बेसिक कमजोर है तुम लोगों का बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा? काहे नहीं हो सकता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो चला ही जाएगा। सोडियम वोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं देता है, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला जाएगा। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन मान लो ए से चला गया एक इलेक्ट्रॉन बी में, तो ए पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और बी पर तो नेगेटिव आएगा। क्यों बी पर नेगेटिव? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्सेप्ट किया है। तो कितना पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव आएगा? एक पॉजिटिव कि एक इलेक्ट्रॉन के जितना पॉजिटिव? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो गया है बाहर ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना पॉजिटिव आएगा, यानी इसके ऊपर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो आप लोग ये बताएंगे कि इसके ऊपर आएगा +1e। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो आप इसके ऊपर कितना बताएंगे बेटा? इसके ऊपर आएगा, इस केस में यहां पर आएगा +1e, और इसके ऊपर इस केस में कितना आएगा, -1e। इतना चार्ज आएगा। अच्छा क्या यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है? सोच बताइए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता है? किसी किसी की वैलेंसी 2 होती है नहीं होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इसके ऊपर कितना आया, इस केस में +2e, और इसके ऊपर कितना आएगा बेटा, इस केस में -2e। क्या ये बात समझ में आई है? आई कि नहीं आई? क्या यहां से यहां 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ? हो सकता है ना? तो इसके ऊपर आएगा +3e और इसके ऊपर आएगा -3e। क्या यहां से यहां 6.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है, बताइए। अच्छा ये दे सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा? ओह क्या 6.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है?
6.5 पेंसिल पाए हो आज तक कभी? तो कैसे तुम लोग कह रहे हो सर एक्सेप्ट दे सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आवेश मिल कैसे रहा है? या तो +E या तो -1E, +2E -2E, +3E। तो जो भी आवेश मुझे मिल रहा है वो सर ऐसे मिल रहा है कि +-1E, +-2E, +-3E के जैसा मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि +-6.5E मिल जाए तो क्या ये सही है गलत है? ये गलत है। यानी आवेश हमेशा कैसे मिलेगा मुझे? E तो साथ में चिपकेगा, क्योंकि E के चलने से ही आवेश आता है, कि E के ना चलने से आवेश आता है? E के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से तो आवेश आता है। तो E रहेगा तो भी आवेश आएगा, जब E चलेगा तो आवेश आएगा। लेकिन E कितना जाएगा कितना नहीं वो ये डिपेंड करेगा। तो ये नंबर कैसा है? 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 2000, 3000 पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 3.5 ट्रांसफर हुआ तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या ये भी पैकेट जैसा है कि नहीं पैकेट जैसा है ना? कि एक कुछ गिनी चुनी पैकेट ही है जो ट्रांसफर होती है। पैकेट को फिजिक्स में कहा जाता है बेटा, है ना, पैकेट को कहा जाता है फिजिक्स में क्वांटा। क्या कहा जाता है? ये है फिजिक्स की भाषा में इसे क्वांटा कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन, क्वांटीकृत होना। आवेश क्वांटीकृत होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी आवेश जो है वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, ऐसे आड़े टेढ़े अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है कि आप यहां 6.5 लिख दीजिए। बात समझ आई? आवेश ऐसे अवेलेबल नहीं होता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अरे भाई इलेक्ट्रॉन एक, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12, एल्यूमिनियम के पास 13। किसी के पास ऐसा कि सर 13.5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है? सुना है कभी ऐसा? यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक फिक्स अमाउंट में ही तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? आप यहां पर 10-12 बच्चे बैठे हो, 16-17 बच्चे बैठे हो, ये कभी कहा गया सर यहां 54.5 बच्चे बैठे हैं? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कोई आधे दिमाग का हो तो उसकी मैं मान लूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। चार्ज इज, जैसे इंसान क्वांटाइज है वैसे चार्ज भी क्वांटाइज होता है। हम लोग फिक्स अमाउंट में रहते हैं, वैसे चार्ज भी कैसे अमाउंट में रहता है? फिक्स अमाउंट में रहता है। ये बात समझ आई ना? और कैसे अवेलेबल होगा? ये कैसा चार्ज है? ये ई वाला क्या सब दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है? फंडामेंटल चार्ज है कि नहीं है? तो फंडामेंटल चार्ज का एक पूर्णांक का गुणज होता है। पूर्णांक का क्या होता है? गुणज होता है। तो इसी को कहा जाता है आवेश क्वांटीकरण होता है। तो तीसरी हेडिंग में लिखेगा आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। मैं डायग्राम बना लीजिएगा, है ना? पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं लिखाने वाला लिखाता हूं। तो आपने देखा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसी मात्रा में? एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। इट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, इट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। वो फिक्स्ड अमाउंट बताते कैसे हैं? फिक्स्ड अमाउंट, है ना? ये चार्ज जो है वो निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है, ऐसे आड़े टेढ़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है कि कैसे भी चाहिए वैसे रख लीजिए कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का या 2.7 इलेक्ट्रॉन का, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है ना? और वो क्या कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? तो जो भी चार्ज अवेलेबल होगा, जैसे आपने क्या सीखा था, क्यों कैसे मिला था आप लोगों को याद करिए, +-1E +-2E मिला था नहीं मिला था? और +-3E +-4E एंड सो ऑन, यही तो मिला था कि ऐसे कुछ भी मिल गया था? E तो साथ में रहेगा। क्यों? आप सबको पता है कि आवेश आता ही है इसके वजह से, आता ही नहीं आता है। और देख दुनिया का सबसे छोटा आवेश हम हमेशा लेकर के चल रहे हैं साथ में, जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। यही वो चीज है, ये वो प्रॉपर्टी है। मास को तोड़ते जा टूटता जाएगा, लेकिन ये एक समय के बाद टूटना बंद हो जाता है और उसे कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ये क्वांटाइज होता है। ये देखो 1E 2E 3E 4E मिला कि नहीं मिला? तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। यानी अगर कहा जाए, इस फार्मूले को मैं लिखने की कोशिश करूं ना, देखो एक फार्मूला लिखता हूं, Q इक्वल टू प्लस माइनस तो रखे रहने दो, E तो E चलेगा ही, लेकिन ये 1 2 3 नंबर है तो नंबर ही तो है। यहां मैं क्या लिख दूं? NE। क्या लिख दिया गया है? NE, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एक ट्रांसफर हुआ तो 1E, 2 ट्रांसफर हुआ तो 2E, 3 ट्रांसफर हुआ तो 3। बाकी प्लस माइनस आप सबको पता है। प्लस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सही है? प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं बेटा, प्लस तब आएगा जब वो कमी करेगा, लॉस करेगा। और माइनस कब?
जब गेन करेगा। हाँ, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। और ई की वैल्यू पता है 1.6 मीटर पर माइनस 19 कूलाम, वो कूलाम यहाँ लिख देना। समझ में आया? ये चीज हो गया आपके पास Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी जो आवेश है वो क्वांटीकृत होता है। अगर आपको कोई पूछे कि इसको समझाइए तो आप कहिएगा कि आवेश मूल आवेश का, है ना, आवेश का क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा आवेश है? ई मूल आवेश, मूल आवेश का कैसा गुणज है? एक पूर्ण गुणज है, इंटेग्रल मल्टीपल है। चार्ज इज अवेलेबल इज एज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। लिखे, फिर से लिखो, मैं जो बता रहा हूं। आवेश, कॉमा लगा के लिखो, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उपलब्ध होता है। चार्ज इज अवेलेबल इन इंटेग्रल मल्टीपल, चार्ज इज अवेलेबल एज इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आवेश, कॉमा लगा के, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उपलब्ध होता है। किसके? मूल आवेश के, मूल आवेश ई हो गया, उसके किसके गुणज में? पूर्ण गुणज। एक पूर्णांक का गुणज कराइए, गुणा कराइए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसे पूर्णांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। तो प्लस माइनस 1 इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है नहीं होता है? तो अगर कोई नहीं ट्रांसफर हुआ तो जीरो ई, जीरो ई मतलब कोई चार्ज ही नहीं आया। बात समझ आई ना? तो किसका मल्टीपल होता है? एक इंटीजर का, एक पूर्णांक का गुणज होता है। जितना ट्रांसफर होगा, मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 10। तो आपके दिमाग में क्या बात आई कि एक पर आया होगा प्लस 10 ही, दूसरे पर आया होगा माइनस 10 ही, है कि नहीं है? और अगर पूछे कि बताओ कितना आया, तो आप लोग क्या करेंगे? बस एन की वैल्यू कितना बोला था उन्होंने? 10 गुणे ई की वैल्यू जानते हो हर कोई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10 से गुणा होगा। ये आप सबको सिखाया गया था। 1.6 इंटू 10⁻10 की घाते 1 है, 19, 1 माइनस 18 कूलाम। इतना आवेश आ गया। कितनी आसानी से सवाल लग गया, है कि नहीं है? ये हो जाता है सवाल को सॉल्व करना कि कैसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल, शुरुआत होती है यहाँ से आखिर न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स का दौर यहीं से शुरू हो जाता है अब। और अब आप न्यूमेरिकल की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अब आपके सामने सवाल आने वाला है। तो आवेश अगर कोई भी पूछे तो ये देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन, जहां एन क्या है? एन पूर्णांक है, एन इज इंटीजर, पूर्णांक है जिसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकती है। बात समझ आ गई? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। और यही क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जहां n पूर्णांक है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और n, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के नाम से जाना जाता है। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। चार्ज आने टेढ़े अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, ये लिख के मत आ जाना। लिखना चार्ज एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि बताया जाता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मूल आवेश के पूर्णांक का गुणज होता है। बस मूल आवेश के किसका गुणज होता है? पूर्णांक का गुणज। एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इतनी सीधी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो समझ में आ जाए तो हमेशा याद भी रह जाएगा। हाँ, जितना ट्रांसफर होगा आएगा इलेक्ट्रॉन के वजह से, जितना ट्रांसफर होगा उतना ही आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 4 ही, 5 ट्रांसफर हुआ तो 5 ही, 200 ट्रांसफर हुआ तो 200 ही। बस खत्म। यही है क्वांटाइजेशन। और हम लोग हवा बना के रख रहे थे, भाई क्या है ये सब? एडिटिव क्या है? ये संयोगात्मक, योगात्मक क्या चीज है? ये संरक्षण क्या है? कंजर्व का एन कहां चला गया बेटा? तुम ही लोग मिटाए हुआ करके हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटीकृत होता है। कोई पूछे आवेश का क्वांटीकृत क्या है, तो आप बताइए आवेश क्वांटीकृत होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और इसमें क्या हम लोग बोलते हैं भाई कि वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही इतना भी लिख के आ जाते हो ना, तो भी बोर्ड्स वाले नंबर दे देते हैं। और मेन क्या याद रखना है? फार्मूला। समझ में आ गया? एक आध सवाल लगा दोगे, दे दिया जाए। एक न्यूमेरिकल, आइए टेस्ट कर लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 5 इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर हो गए बेटा। कितने? इससे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, -5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा?
अब इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा? इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अरे बेटा मुझे चार्ज बताओ, मुझे फार्मूला ना बताओ प्लस का 5e माइनस का 5e, ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। जल्दी बताओ। पांच इलेक्ट्रॉन निकल गए, बताइए कितना आवेश आएगा उसके ऊपर, कितना चार्ज आएगा उस पर? कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर गए। आ गया? नहीं आया? फार्मूला क्या है आप सबको पता है? अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, Q = Ne, प्लस माइनस भूल जाते बेटा। 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बेटा इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो पॉजिटिव ही आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चीजें दूर जाएंगी तो तुम पॉजिटिव ही तो कहलाओगे। तो पहले तो बात है प्लस आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो चार्ज कैसा आएगा? प्लस। Ne कितने इलेक्ट्रॉन बोला उन्होंने? 5 गुणे E की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻19, बस। अब ध्यान से देखो, 16 पंचे कितना होता है? 80, लेकिन दशमलव है तो 8.0 इंटू 10⁻19 कूलाम। 2 कौड़ी का सवाल तुम्हारे बाएं हाथ से लगना चाहिए। चलो अगला सवाल, न्यूमेरिकल 2। कोई ऑब्जेक्ट है, इससे पच्चीस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। इसमें 25 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? एक्सेप्ट हो गए हैं। बताइए इस पर कितना चार्ज आएगा? लगा के फेंक दो। वो हुनर, वो काबिलियत सब तुम्हारे अंदर है बेटा। तुम्हें मैंने केवल मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करी जाती है। अरे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रे? कितने? 25 एक्सेप्ट किया ना, तो आपने कहा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बता दो। इसने लॉस किया था तो आपने लास्ट में प्लस लगा दिया था। इसने एक्सेप्ट किया है तो आप लास्ट में क्या लगा देंगे? माइनस। बस फार्मूला तो वही रहेगा, n गुणा ई, n मल्टीप्लाई बाई ई। नंबर कितने ट्रांसफर हुए उसका ई से गुणा करा दे बस। तुम्हें अगर गुणा करना आता है तो ये सवाल तुमसे लगेगा बेटा। n कितना है? 25 गुणे 1.6। अरे मैं बाद में लगा लूंगा माइनस, हमें पढ़ाओगे तुम लोग। Q = एक्सेप्ट किया है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब 16 का 25 से मल्टीप्लाई करा दे, डेसिमल एक पॉइंट पे लगा देना। 25 छक्का 150 है ना, 25 से कराता हूँ मल्टीप्लाई। 25 छक्का 150, 0 आया और 15 हासिल हो गया। 25 छक्का 25, 25 15 40, 400। लेकिन डेसिमल एक जगह पे लगेगा तो ये हो गया, समझे? ये हो जाएगा इंटू 10⁻19 कूलाम। क्या आप ये आंसर देते हैं तो आपको फिजिक्स की भाषा में गलत कहा जाता है। सबको पता है फिजिक्स में आंसर देने का तरीका क्या होता है। आप सबने वो पढ़ा था, बताया था ना, आप लोगों को सिखाया था, बेसिक में पढ़ाया गया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड केवल एक डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड कितना डिजिट होना चाहिए? तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं? 2। तो आप क्या करोगे? Q = माइनस, ये हो जाएगा 4.0। अब दशमलव इधर आएगा तो आप लोग लेकर जाएंगे 10⁻18 कूलाम। अभी इधर भी 18 नहीं, इधर 19 था। पहाड़ा चल रहा है क्या? आसान था कि नहीं आसान था? कितना आसान है, इतना ही आसान है सवाल। आप इसको कठिन ना बनाइए। अगर आप यहां भी लिख के चले आते हो ना तो भी गलत नहीं है, नहीं तो समझो कि बहुत स्टैंडर्ड तरीके को ही फॉलो करें। आप यहीं पर भी आंसर दे दीजिएंगे, गलत नहीं माना जाएगा। वह गुणा करना तो एटलीस्ट आता है सबको। समझ में आ गया? ये क्लियर है सबको? अब मेरा एक सवाल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। अगर मुझे 1 कूलाम चार्ज बनाना हो, कितना चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू फॉर्म अ 1 कूलाम चार्ज? 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराओगे? सवाल है, 1 कूलाम आवेश की रचना के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे? 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे? तुम्हारे यूपी बोर्ड में बेटा सेम क्वेश्चन इस बार आया था, सोच लो। 1 कूलाम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करोगे?
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल यू ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। क्यू कितना गिवन है आपको बेटा? बेटा क्यू कितना दिया है आपको? 1 कूलम प्लस 1 कूलम, 1 कूलम लिख लो बस तुम। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे? क्या पूछा है तुमसे? कितने? अरे तुम ये क्यों बता रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन? तो मुझे भी पता है। इसमें क्या पूछा है? एन पूछा है। ऐसे कैसे लोग रहते बता रहे कितने इलेक्ट्रॉन? ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या लिखूं, मैं क्यू बराबर क्या गिवन है मुझको? 1 कूलम आवेश बताया ना, 1 कूलम आवेश बनाने के लिए तो मैंने लिखा अरे इस बार तो क्यू दे ही दिया मुझको। अब क्या पूछा उन्होंने? कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ई पता है पूरी दुनिया को। बता कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? Q इक्वल टू एन ई। तो क्या पूछा है इसमें? तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 है कि नहीं है? अब आपको, अब सबको पता है ये सब। 10⁻19 ले जाओ ऊपर तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻19 प्लस में हो जाएगा, अपॉन क्या है? 1.6। अच्छा आप सबको पता है कि अगर आप 1.6 तक नहीं है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। शायद यह सब आप लोग जानते हो ना। अब मैं आगे क्या करता हूं, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख देता हूं 100 गुणे 10 घाते। अब बताओ कोई बता सकता है कितना आएगा? 19 या 18? यहां 10 पावर कितनी आएगी? 10 इंटू 10⁻19। तो ये 100 कर दिया मैंने, एक जीरो ले लिया तो 10 पावर कितना हो जाएगा? 18। अरे इसमें से एक जीरो चुराया है बेटा, ये लगाया है। अरे दिमाग लगाओ, ये सब दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब 100 को 16 से भाग दे दो, बस सवाल लग गया आपका, है ना। 4 चौके 16, 4 25 100, 25/4 कर लो। तुम्हारा जानते हो कितना आएगा? 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा ले गए आप तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना आवेश आ जाएगा? 1 कूलम का आवेश आ जाएगा। 1 कूलम आवेश की रचना के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना जरूरी है। 1 कूलम, ये सीधे याद होना चाहिए, सवाल नहीं है, डेटा है जो तुम्हें याद होना चाहिए। कोई तुमसे पूछ ले 1 कूलम की परिभाषा दीजिए, अब यहीं से डेफिनेशन क्या लिखी जाती है? डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम की परिभाषा क्या दे सकते हो आप लोग? कि अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उस वस्तु पर जो आवेश आता है उसे कितना कहा जाता है? 1 कूलम। होमवर्क की डेफिनेशन रहेगी होमवर्क में, तो वो होमवर्क में डेफिनेशन क्या रहेगी? बाकी जो न्यूमेरिकल भेजूंगा मैं वो लगाना ही रहेगा। क्या है डेफिनेशन? मतलब होमवर्क क्या रहेगा? डेफिनेशन मत लिख, होमवर्क में करके आना ये कि 1 कूलम की डेफिनेशन लिख के आनी है मुझे, ठीक है? ये होमवर्क हो जाएगा आपका। और कुछ सारे जो न्यूमेरिकल्स मैं ग्रुप में भेजूंगा वो सब आपको लगाने हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 1 कूलम का चार्ज आ जाता है। कितने न्यूमेरिकल हो गए? 3 हो गए। अब चौथा करके दिखाओ। चौथा तैयार है? चौथे न्यूमेरिकल के लिए चलो देखते हैं भाई कितने तैयार हो, भी पता लग जाएगा। क्या 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम, क्या 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज का आवेश पॉसिबल है या नहीं? संभव है या नहीं? सवाल है आपको, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या आप इतना आवेश बना सकते हैं कि नहीं? सोच के बताइए कैसे करोगे? क्या गिवन है? क्यों ही तो गिवन है। मतलब अब तक कितना फार्मूला पढ़ाया मैंने तुमको? केवल एक, तो पटक दो सर। क्यों गिवन है 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम। सर इसमें n तो दिख ही नहीं रहा, तो हम n ही पता कर लेंगे। सोचो अगर n मेरा आना टेढ़ा आ गया तो मेरा पॉसिबल कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? नहीं। लेकिन अगर n इंसानों जैसा आया तो कहा जाएगा। चेक कर, इस बार n पूछ लिया। Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू Q अपॉन ई। Q 14.4 इंटू 10⁻⁹
19 अपॉन ई कितना है 1.6 × 10⁻19। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि कोई जा रहा है? कौन जा रहा है? -19 से -19 चला गया। क्या एक डिजिट पे डेसिमल यहाँ भी है, एक डिजिट पे डेसिमल यहाँ भी है, तो क्या ये डेसिमल से ये डेसिमल भी चला गया? क्या 16 × 16 16 9 144 n बराबर कितना आया बेटा? क्या ये संभव है कि नहीं संभव है? संभव है कि नहीं संभव है? क्यों? क्योंकि n पूर्णांक आया है, इंटीजर आया है। अगर अभी ये आता 9.3 तब पॉसिबल? कर, एक कर, दूसरा कर। बहुत शौक लगी है तुम लोगों को, कर, देखता हूं मैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये वाला है पॉसिबल है कि नहीं है? मैं आपको ट्रिक बताऊं, 16 का पहाड़ा पढ़ना, अगर आ गया तो पॉसिबल, नहीं आया तो यम पॉसिबल, है ना? बोले तो यम पॉसिबल। n = q अपॉन ई, देख रहे हो? n = 200 × 10⁻19 बटे 1.6 × 10⁻19। ये गया, दशमलव हटा, एक और जीरो आया। 16 से काटोगे 2000 को तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 500। 500 को 4 से भाग दोगे तो 2 और 250। 250 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 125। अरे तो पॉसिबल है, अरे ये तो पॉसिबल। तुम लोग तो बोल रहे थे यम पॉसिबल है। मैं नहीं मानता, तुम लोग गलत बता। फिर क्यों गलत बता रहे थे मुझको? कह रहे थे सर पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोगों को क्या लगा था, पहला वाला पॉसिबल दिया था तो दूसरा वाला इम्पॉसिबल दे देंगे? अरे चेक कर लो, 16 का पहाड़ा पढ़ लेते, अगर 200 आता उसमें से तो बात सही है। 16 के पहाड़े में 200 आता नहीं आता है? हैं? पॉसिबल है कि नहीं है? देख लो बेटा, अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं, चौंक रहे हैं। चेक कर लो अच्छे से। चेक कर लिया? कट गया क्या? 16 के पहाड़े में 200 आया था? नहीं आया था, लेकिन 2000 उसके पहाड़े में आ गया था। कैसे? अरे 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, 400, 400 पहाड़े में 2000 तो आएगा ही। 5 पंचे 25, पंचे 125। पॉसिबल था, तुम लोग काट नहीं पाए इसलिए इम्पॉसिबल बता दिए। अच्छा, तुम्हारे बस का नहीं था इसलिए इम्पॉसिबल है। ओ आई सी, समझ में आ गया मुझको। न्यूमेरिकल 6, छत्तीस × 10⁻18 कूलम। ना 19 से रखो ताकि तुम लोगों के लिए मजा। क्या ये पॉसिबल है? चेक कर लो। हाँ, पहले ही आंसर आ गया। हाँ, पॉसिबल है कि नहीं है बेटा? हाँ, चेक कर लेना, नहीं बाद में फिर तुम ही लोग रोगे। हाँ, फिर बाद में तुम ही लोग कहोगे सर जी सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। सही लिखा है मैंने? 360 बटे 16 समझ में आया कैसे लिखा गया? एक दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो लग नहीं जाएगा? अच्छा, काटो इसको 4 से। 4 चौके 16, 4 9 36, जीरो है कि नहीं है? अभी कट जाए मजा आ जाए और तुम लोगों को पीट दूँ। 2 दूनी 4, 2 45, 90। 45 का आधा 22.5। सर अगर 22 होता तो चल जाता, 23 होता तो चल जाता, ये नहीं चल पाएगा। और ये बोले तो यम पॉसिबल, असंभव है ये वाला पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये झूठ है, बाकी सब सच है। समझ में आ गया? फोन से दूर रहें बच्चे, आप सब भी जो फोन से देख रहे हैं वो फोन से पढ़ें केवल और रील्स ना देखें, ठीक है? अब बात आती है एक बहुत शानदार चीज की जिसे बोलते हैं आवेश चार्ज। फिर सर चार्ज कब सुधरेंगे? सर नहीं सुधरेंगे बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज होल स्टडी ऑफ चार्ज। पूरा वैद्युत चुंबकत्व किसका अध्ययन है? आवेश का। इसलिए मैं चार्ज का नाम जपते जपते चार्ज ही हो जाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज की तुलना मास से करते हैं।
आवेश की तुलना किससे करते हैं? द्रव्यमान से। आप सबने कहा था कि सर अगर आप और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को तो द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चार्ज को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब उसके आगे नहीं जा सकते, यानी मास टूटता रहता है लेकिन चार्ज एक समय के बाद टूटना बंद हो जाता है कि नहीं है? इसलिए हम किसके साथ किसकी बात करते हैं? चार्ज और मास की। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान में अंतर, चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो एक तरफ आप चार्ज लिख लीजिए आवेश, और दूसरी तरफ आप लोग लिख लीजिए क्या लिख लेंगे? द्रव्यमान, मास। बस छोटा सा थ्योरी है बेटा, एक ही बार में समझ में आ जाती है, कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। सुनते चलिए। सबसे पहले आवेश का सिंबल होता है बेटा Q, और द्रव्यमान का सिंबल होता है M। कहीं भी द्रव्यमान लिखा मिलेगा तो उसको M से डिनोट करना, और आवेश लिखा मिलेगा तो उसको Q से डिनोट करना। पहली चीज ये हो गया। दूसरा, इसके बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? C ही लिखता हूं मैं, और इसका मात्रक होता है बेटा किलोग्राम। ठीक है। इसकी विमा होती है 80, इसकी विमा होती है केवल M। बात समझ ना? विमेय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। ये स्केलर है अदिश, ये कैसा है? स्केलर अदिश, और ये भी कैसा है? स्केलर। अरे लेकिन हम तो डिफरेंस लिखने आए थे सर। अरे लिख दो, क्या जाता है, ये भी स्केलर ही है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? ये बेसिक हमें याद होनी चाहिए। सेकंड, अच्छा इसमें कितनी डायमेंशन है और इसमें कितनी है? मतलब ये फंडामेंटल है और ये डेरिवेटिव है, मतलब ये है व्युत्पन्न राशि। कैसी राशि है? व्युत्पन्न। ये डेरिवेटिव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। और ये कैसी राशि है बेटा? मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है? ये सब थ्योरी है जो तुम्हें याद कर लेनी है। अच्छा, आवेश संरक्षित रहता है, अभी तो संरक्षित रहता है, सब तो संरक्षित रहते हैं, कंजर्वेशन दोनों का है, लेकिन मास कंजर्व रहता है और चार्ज भी कंजर्व रहता है। आगे जानोगे बहुत अच्छे से, सब मास और एनर्जी को कंजर्व करेंगे एक साथ, घबराइए नहीं। इसके हम बात करें कि आवेश वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। आवेश की डेफिनेशन क्या लिखी थी? आवेश की परिभाषा, विद्युत प्रभावों का अनुभव कराए, है कि नहीं है? ये वो है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को महसूस कराता है कि नहीं है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता हो, अप्लाई करता हो, तो ये वैद्युत बल आरोपित करता है, ये वैद्युत प्रभाव का अध्ययन कराता है कि नहीं है? किसके प्रभाव का? वैद्युत प्रभाव का अध्ययन कराता है। लेकिन ये तो द्रव्यमान है, मास है। याद करो, आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल मास की वजह से, है कि नहीं है? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस कराएगा, और ये कैसी? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी महसूस कराता है। तो ये कौन कौन सा? वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र महसूस कराता है। वैद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है, आरोपित करता है। इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इट एग्जर्ट्स, इट फेसेस, फील्स, कुछ भी लिख दो, एक्सपीरियंसेस। ये कौन सा लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे बेटा? इसमें क्या लिखोगे? कौन सा फील्ड? मास है, केवल गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र लिख लो बस। गुरुत्वीय क्षेत्र आरोपित करता है ना? गुरुत्वीय क्षेत्र आरोपित करता है, महसूस कराता है, आरोपित करता है। ये डिफरेंस है आवेश, द्रव्यमान और आवेश में। अच्छा, चौथी अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में नेट चार्ज। अच्छा, एक चीज अभी आपने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? आवेश का क्वांटीकरण। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। लेकिन द्रव्यमान क्वांटाइज, अभी तक द्रव्यमान का क्वांटीकरण नहीं पॉसिबल हुआ है कि द्रव्यमान किस अमाउंट में अवेलेबल होगा, +-1 +-2, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझे ना? तो ये हो गया। ये कैसा होता है बेटा? आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन ये क्वांटीकृत आज तक वो सबसे छोटा द्रव्यमान मिला ही नहीं है जिसको आगे तोड़ा ही ना जा सके। तुम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, 2 भागों में तोड़ दिया तो उसका द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो द्रव्यमान टूटता जाता है, टूटता ही रहता है, लेकिन आवेश आगे तोड़ा, तभी तो क्वांटीकरण सीखा था। तो ये क्या रहता है? क्वांटीकृत। यह क्वांटीकृत है,
क्वांटीकृत होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्वांटीकरण अभी तक मिला, ये नहीं होता, इसका क्वांटीकरण मिला नहीं है अभी तक, या लिख दो क्वांटाइज नहीं होता, लिख दो यार, सही है, क्वांटीकृत नहीं होता, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड। अच्छा ये क्या है, चार्ज है, चार्ज है नहीं है, चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 या 3? 2, कौन कौन सा? पॉजिटिव और, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान। कभी -2 किलो चीनी लाए हो, -5 किलो तुम्हारा द्रव्यमान हुआ है, 5 किलो घट गया ये बताते हो, ये थोड़ी मैं -55 kg हूं +-5 kg, ये थोड़ी बताओगे 50 kg बताने के लिए। आप मास हमेशा किस में लिखते हो? पॉजिटिव लिखते हो, ये जिंदगी भर ऑलवेज, ये दोनों हो सकता है कि नहीं है, सदैव ये पॉजिटिव, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया बेटा? आसान चीजें हैं, याद रहती हुई चलेंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है और ये केवल होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बहुत अच्छी बात भाई, वो समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं एक और चीज को लेकर के कि नेट चार्ज कंजर्व रहता है। नेट चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है, लेकिन मास और एनर्जी मिलकर के कंजर्व रहती है, अकेले मास कंजर्व नहीं रहता है। तो नेट चार्ज इज कंजर्व, कुल आवेश नियत रहता है, कुल आवेश नियत रहता है, द्रव्यमान नियत नहीं रहता। नियत मतलब संरक्षित। नेट चार्ज इज कंजर्व, नेट चार्ज इज कंजर्व, कुल आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। पढ़ाया जाएगा आगे, घबराइएगा नहीं। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, बल्कि द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित रहती है। अरे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फेंको साइड में, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके, डोंट वरी बेटा। द्रव्यमान और एनर्जी, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, आगे पढ़ाया जाएगा। E=Δmc², समझे? सन से ऊर्जा कैसे मिल रही है? उत्पन्न हो रही है ऊर्जा? नहीं, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही, एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, बल्कि सन का द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है, वो द्रव्यमान के बदले आपको एनर्जी मिल रही है। इसलिए द्रव्यमान कंजर्व, वो द्रव्यमान गायब हो रहा है धीरे धीरे, एक समय बाद वो सन गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 बिलियन ईयर उसकी एज बताई जा रही है, 5 बिलियन ईयर, मिलियन नहीं बिलियन। सोचो 50 करोड़ साल, तब तक तो ये इसलिए बता दिया गया ताकि हम लोग कुछ देख ही ना पाए, इसीलिए बताई जा रही है। और हर जहां देखोगे हमेशा सन की एज यही लिखी मिलेगी, 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर, चाहे 4.9 बिलियन ईयर बीत ही गया हो, यही लिखा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर चला रहे हैं उसे कौन जानता है। चलिए 7वां पॉइंट, फिजिक्स में हर चीज 7 होती है और 7 पे मैं विश्राम ले लूंगा है ना। 7वां पॉइंट, चार्ज जो है और मास जो है, दोनों में एक बहुत ही बढ़िया अंतर है, और वो अंतर है बेटा वेलोसिटी का। अगर स्पीड बदलेगी ना तो ये बदल जाएगा। स्पीड अगर बहुत तेज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। ये हमेशा ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं ये सापेक्षिक, रिलेटिवली वेरिएंट होता है, कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इट इज रिलेटिवली वेरिएंट। रिलेटिवली वेरिएंट का मतलब होता है स्पीड पे डिपेंड करता है, चाल पर निर्भर करता है, हाँ है ना, डिपेंड्स ऑन स्पीड। स्पीड बदलेगी तो मास बदलेगा। ये रिलेटिवली इनवेरिएंट होता है, ये स्पीड के बदलने से बदलता नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। आप आवेश को चाहे धीरे दौड़ाइए, चाहे तेज दौड़ाइए, चाहे रोक के रखिए, इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है, समझे। हिंदी में देख लेना इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यही चाल पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर नहीं करता है, इतना ही मुझे आता है बेटा। और हिंदी थोड़ा कमजोर हो गई है, इसलिए मैं नहीं बता पाता सब कुछ, ठीक है। लेकिन बहुत भी हिंदी अभी भी आती है मुझे, अभी भी मैं हिंदुस्तान से ही हूं। समझ में आ गया सब। इसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है, वो फार्मूला बताऊं क्या होता है? m = m0 1/2
√1 माइनस v² अपॉन c², जहां c है लाइट की स्पीड, m है दौड़ने वाला द्रव्यमान, m0 है रुका हुआ द्रव्यमान। समझे? तो कुछ ना कुछ स्पीड अगर कम ज्यादा होगी तो कुछ ना कुछ, जनरली क्या होता है, v बहुत कम होता है, इसलिए हम ये पूरा डेटा इग्नोर कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये v ज्यादा होगा, v छोटा होगा और c ज्यादा बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, तो v² और छोटा होगा, v² और c² और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा, तो छोटा बटे बहुत बड़ा, एकदम में छोटा, लगभग 0, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं, m = m0 जनरली ले लिया जाता है। समझे? ये कुछ समझने वाली दिक्कत नहीं है। ये समझो, ये कौन सा द्रव्यमान है? रुका हुआ द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, इसे बोला जाता है रेस्ट मास, और इसे बोला जाता है मूविंग मास, गतिक द्रव्यमान। बात समझ आई ना? तो गतिक द्रव्यमान इस तरीके से, ये द्रव्यमान के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है Q = Q0 1 माइनस v² अपॉन c, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है। रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज होता तो है, लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चेंज, ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेटिवली इनवेरिएंट होता है। सारी टॉपिक क्लियर है क्या? एकदम है कि नहीं है? इसमें ध्यान देने वाली, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करता है, और ये केवल कौन सी फील्ड एग्जर्ट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो इसमें हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट। मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्ज में क्या क्या होता है? क्या ये दूर भी जाते हैं? दूर जाते नहीं जाते हैं? और क्या ये पास भी आते हैं? हाँ। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।